जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ और हम बिहार हिस्ट्री को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन बिहार। देखिए यहाँ पे कुछ मेंस के जो है प्रीवियस से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो बिहार में जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए उनका मेन रीज़न था ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी। और ट्राइबल रिवॉल्ट का हमको जो बूम देखने को मिला वो देखने को मिला ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इस टाइम पे हमको ढेर सारे रिवॉल्ट्स देखने को मिलते हैं जो ट्राइबल लोगों के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। और इस रिवॉल्ट के पीछे जो मेन रीज़न था, जो प्राइमरी रीज़न था, वो था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। क्योंकि आप देखेंगे तो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बाद क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन, वो कंट्रोल कर लेता है इंडिया पे। तो जो सारी पॉलिटिकल पावर रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो पावर शिफ्ट हो जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास। और इसीलिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट जो है वो पास किए जाते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो जो तरह तरह के एक्ट लेके आए जाते हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, वो इसलिए लेके आए जाते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है उसके अफेयर्स को ये कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो क्राउन वहाँ से बैठे बैठे, ब्रिटेन से बैठे बैठे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना चाहती थी, कंट्रोल में रखना चाहती थी। तो इसीलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह लेके ये लोग आते हैं। और 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो पॉलिटिकल पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो पावर ट्रांसफ़र हो जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास। और उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है वो ये डिसाइड करती है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी संख्या हम कम कर देंगे और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं आर्मी में उनकी संख्या हम बढ़ा देंगे। तो हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे इस ट्राइबल रिवॉल्ट के लिए। देखिए जो बिहार के ट्राइब्स थे उनके द्वारा जो है हैंडीक्राफ्ट के सामान वगैरह जो है वो बनाए जाते थे और मार्केट में सेल किए जाते थे। लेकिन क्या किया जाता है कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि फ्री ट्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस कर देती है। जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उन उस पर फ्री ट्रेड इंट्रोड्यूस कर देती है। तो इसकी वजह से जो उनका मुनाफा होता है, जो उनकी अर्निंग होती है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। और इसके अलावा ये लोग इतने पे भी नहीं रुकते हैं। ब्रिटिश क्या करते हैं कि वो टैरिफ चार्जेस इंपोज कर देते हैं। यानी जो भी इंडिया से गुड्स अगर ट्रांसफ़र होता है बाहर तो उस पर भी ये जो है टैरिफ चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं और उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लेने लगते हैं। और इसकी वजह से ट्राइबल लोगों का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा था। और उस नुकसान की वजह से लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना जो आम जीवन यापन है वो कर पाएँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आने के बाद जो है इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बढ़ गया। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इमर्ज हुई। और इसकी वजह से जो इंडिया का प्रोडक्ट था वो उतना सेल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो टैरिफ जो है लगाया जा रहा था। इंडिया से जो भी प्रोडक्ट अगर बाहर कहीं सेल होता है तो उस पर टैरिफ लगाया जा रहा था। और इनका प्रोडक्ट क्या होता था कि इंडिया के प्रोडक्ट के कंपेरिजन में जो है थोड़ा कम दाम का हुआ करता था। तो सीधी बात है, लोग जो है कम दाम का प्रोडक्ट प्रीफर करेंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा जो है फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, कई जो है फॉरेस्ट नियम बना दिए गए थे। और ये कहा गया था कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो अब फॉरेस्ट का रिसोर्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट के रिसोर्स को वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से परेशान होकर जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है हम वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। और वो कभी कभी क्या किया करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्वॉय जा रहा है ब्रिटिशर्स का, तो वो उस पर अटैक कर दिया करते थे या लूट लिया करते थे। सामान वगैरह लेके जा रहे हैं तो उसको लूट लिया करते थे। तो कुछ इस तरीके से जो है वो अपना एंगर जो है वो शो करते थे। इसके अलावा ट्राइबल रिवॉल्ट्स का जो मेन रीज़न आप कह सकते हैं वो है, पहला तो फार्मिंग लैंड को ये लोग जो है एनेक्स कर लिए थे। ठीक है, यानी कहे थे कि जो लैंड ट्राइबल्स के पास है वो उसका कंट्रोल जो है ब्रिटिश के पास होगा। यानी अब उस लैंड के जो मालिक हैं वो अंग्रेज़ होंगे। और उसके अलावा वो लैंड जो है वो लोग क्या करते थे, दूसरे ज़मींदार को दे दिया करते थे। और ज़मींदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो ट्राइबल पीपल से वसूलता था। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई मनी लेंडर के पास गया कोई ट्राइबल, तो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। यानी मान लीजिए कोई पैसा लेने गया उधार, तो उस पर जो है लगभग 500% जो है ब्याज तक चार्ज किया जाता था। तो हम बात करेंगे अब बिहार में जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए उनके बारे में। तो हमको बिहार में कई रिवॉल्ट्स देखने को मिले, जैसे कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत मूवमेंट, मुंडा अपराइजिंग, भूमिज रिवॉल्ट। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पैक्टफुल रिवॉल्ट रहा वो रहा संथाल रिवॉल्ट। स्टार्ट करते हैं पहले हम मुंडा रिवॉल्ट से। तो देखिए जो मुंडा ट्राइब्स थी वो मेनली बिलोंग करती थी छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले एरिया से, यानी जो झारखंड वाला एरिया है और थोड़ा बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है उस एरिया से बिलोंग करते थे मुंडा ट्राइब। और मुंडा विद्रोह को हम उलगुलन विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेट कमोशन। तो 1789 से लेकर के 1832 के बीच में जो है हमको ये मुंडा अपराइजिंग जो है वो देखने को मिली है। और इस बीच में टोटल जो है 7 बार रिवॉल्ट किया गया है मुंडा के द्वारा। और जो मुंडा लोगों के अंदर मेन गुस्सा था वो मनी लेंडर्स के खिलाफ और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। तो देखिए मुंडा में एक सिस्टम जो है ये लोग यूज़ करते थे जिसको ये लोग बोलते थे खुनखटी सिस्टम। ठीक है, खुंटखटी सिस्टम। तो इसके अंतर्गत एक तरह का जॉइंट होल्डिंग होता था लैंड का। यानी कि जो मुंडा ट्राइब्स है तो वो आपस में जो है लैंड का अपना ही मालिक होंगे।
यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस लैंड का मालिक नहीं हो सकता, या जो मुंडा ट्राइब है वो किसी और से लैंड जो है वो खरीद या बेच नहीं सकती है। ठीक है, तो वो लैंड जो रहेगा वो मुंडा ट्राइबल पीपल के बीच में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाहर का कोई पर्सन आके नहीं ले सकता है। लेकिन इस सिस्टम को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है ज़मींदारी सिस्टम। और ज़मींदारी सिस्टम के आने के बाद जो मुंडा ट्राइब्स थे वो बिल्कुल कर्जे में डूब गए, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर भी बना दिया गया, जिसको हम बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। तो कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी थे जो जिनको जो है बॉन्डेड लेबर की तरह ये ज़मींदार जो हैं वो यूज़ करते थे। मुंडा रिवॉल्ट को हम सरदारी लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, यानी वॉर ऑफ द लीडर्स। और इसका जो मेन गोल था वो ये था कि जो आउटसाइडर्स हैं, यानी जो दिकूज़ हैं, ट्राइबल पीपल जो है आउटसाइडर को दिकूज़ बोलते थे, तो जो दिकूज़ हैं उनको अपनी ज़मीन से हटाना, ये इनका जो है मेन मोटो था, मेन गोल था। उसी समय के आसपास आप देखेंगे तो एक मिशन स्टार्ट किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसका नाम था इवेंजेलिकल लूथरन मिशन। और इस मिशन के तहत जो है जो लोग थे उसको उनको कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो बहुत से जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सोच के कि हो सकता है कि आगे कुछ हमारा भला जो है ये लोग कर दें। लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि इस मिशन का जो है कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, केवल जो है इनका धर्म परिवर्तन एक तरह से जो है वो करवाया गया है। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपना खुद का एक लीडर चुनना पड़ेगा, और 1894 में जाकर इनको अपना एक लीडर मिलता है जिनका नाम है बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा जब मुंडा विद्रोह की जो कमान है वो संभालते हैं, तो ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि खुल के सरकार का जो है आपको विरोध करना है। और इसके तहत इनके द्वारा कहा जाता है कि आप जो है टैक्सेस, या अगर आपने लोन लिया है तो आप टैक्सेस जो है पे नहीं करेंगे, और आप लोन का जो पैसा है वो भी पे नहीं करेंगे। तो बाद में इनको जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और 2 साल लगभग जो है इनको जेल में रखा जाता है, लेकिन 1897 में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके बाद इनके द्वारा दिसंबर 1899 में अंग्रेज़ों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ठीक है, सरकार के खिलाफ जो है एक आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट किया जाता है। और जो मुंडाज होते हैं वो कई पुलिस स्टेशन पे आक्रमण करते हैं, और कई जो लैंडलॉर्ड्स के घर रहते हैं उस पर भी आक्रमण करते हैं, यहाँ तक कि चर्चेस पे भी आक्रमण करते हैं, और जो ब्रिटिश प्रॉपर्टी रहती है उसको जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन बाद में 1900 के आसपास मुंडा को जो है कैप्चर कर लिया जाता है। जो बिरसा मुंडा हैं उनको कैप्चर कर लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये कहा जाता है कि जेल में वो कॉलरा की वजह से मर जाते हैं, और उस समय उनकी जो एज रहती है वो मात्र जो है 25 साल के रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल अपराइजिंग के बारे में। कोल अपराइजिंग या कोल विद्रोह या कोल रिवॉल्ट इसको आप कह लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और जो कोल ट्राइबल पीपल थे वो बिलोंग करते थे छोटा नागपुर प्लेटी वाले एरिया से। पहले जो उनके जो ट्रेडिशनल राजा हुआ करते थे तो उनके अंडर में तो वो इजीली आराम से रह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार का जब पीरियड आया तो बहुत से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इनके द्वारा चेंज कर दिए गए, और कई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे मनी लेंडर का कॉन्सेप्ट, ज़मींदार का कॉन्सेप्ट, ट्रेडर आ गए। ठीक है, तो आउटसाइडर आ गए, और ट्राइबल पीपल बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके बीच में कोई भी बाहरी व्यक्ति आए या जो है दखलंदाजी दे। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो बाहरी लोग थे वो इस ट्राइबल लैंड पे कब्जा करने लगते हैं अंग्रेज़ों की हेल्प से। ठीक है, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, लैंड जो है लेके वो किसी बाहरी व्यक्ति को दे देते थे और कहते थे यहाँ से हमको इतना अमाउंट जो है पैसा वो चाहिए, और उस पैसे को पे करने के लिए जो वो लैंड का ज़मींदार हुआ करता था वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो इन ट्राइबल पीपल से वसूलता था। और यहाँ तक कि अगर वो पैसा नहीं चुका पाते थे तो बंधुआ मजदूरी भी उनसे जो है करवाई जाती थी। और इसके अलावा जो अंग्रेज़ों की जुडिशियल पॉलिसीज़ थी उससे भी जो है लोग परेशान थे। और कोल विद्रोह जो है वो हमको देखने को मिला 1831 से लेके 32 के बीच में, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया, स्टार्ट किया बुद्धो भगत ने। तो बुद्धो भगत जो है ये कोल विद्रोह स्टार्ट किया गया अंग्रेज़ों के खिलाफ और जो मनी लेंडर्स थे उनके खिलाफ। और इस रिवॉल्ट के अंतर्गत जो है कई दिकूज यानी जो आउटसाइडर्स थे उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, और उनके जो घर हैं वो जला दिए गए। और ये रेबेलियन एक आर्म्ड रेबेलियन था, और ये लगभग जो है 2 साल तक चला। लेकिन 2 साल के बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा इसको बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली जो है सप्रेस कर दिया गया, क्योंकि सीधी सी बात है जो वेपन्स थे अंग्रेज़ों के पास वो हाईली डेवलप्ड थे इन कंपैरिजन ऑफ जो ट्राइबल लोगों के पास थे। लेकिन फिर भी इस मूवमेंट को क्रश करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बनारस और कलकत्ता से जो है ब्रिटिशर्स की ट्रूप्स मंगवाए गए थे इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। तो भूमिज विद्रोह जो है वो 1832 से 33 के बीच में हुआ, और 1832 में ये स्टार्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण की लीडरशिप में ये मूवमेंट की शुरुआत हुई, और मेन जो एरिया था इस रिवॉल्ट का वो रहा बीरभूम और सिंहभूम वाला एरिया। ठीक है, बीरभूम के एरिया में और सिंहभूम के एरिया में ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। और जो भूमिज विद्रोह है इसका मेन रीज़न ये रहा कि जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ की पुलिस थी, इसके अलावा जो वहाँ के मुंसिफ थे, जो साल्ट इंस्पेक्टर थे, और जो अदर आउटसाइडर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट ये जो मूवमेंट है वो गंगा नारायण ने स्टार्ट किया।
और इसका मेन रीज़न रहा कंपनी के सिस्टम का गवर्नेंस, यानी कंपनी जो है अपने तरीके से वहाँ पे रूल करना चाहती थी और जो ट्राइबल पीपल थे उनका जो सिस्टम था उसको चेंज कर दिया और अपने हिसाब से वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लागू कर दिए गए। और अंग्रेज़ों के द्वारा जो है उन्हीं की ज़मीन के लिए उनसे जो है वो लोग रेंट जो है ले रहे थे, ठीक है। यानी रेंट सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया जिसके तहत उनको अपनी ही ज़मीन का जो किराया है वो देना था। और ये भूमिज रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 26 अप्रैल 1832 को। और यहाँ पे गंगा नारायण क्या करते हैं, वो दीवान माधव सिंह की हत्या कर देते हैं। दीवान माधव सिंह जो थे वो बीरभूम के ज़मींदार के मुँह बोले भाई थे, तो इनकी हत्या जो है कर जाती है गंगा नारायण सिंह के द्वारा। और गंगा नारायण सिंह जो हैं वो बीरभूम के ज़मींदार के कज़न रहते हैं। और जो ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पे वो इनसे इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि इनके द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है वो लगाए गए थे ज़मीन पे। और गंगा नारायण सिंह ने जब दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी, अब उसके बाद गंगा नारायण सिंह का सामना होता है कंपनी की आर्मी से। और कंपनी की आर्मी को लीड कर रहे थे ब्रेडन और लेफ्टिनेंट टिमर। ब्रेडन और लेफ्टिनेंट टिमर जो हैं वो कंपनी की आर्मी को लीड कर रहे थे। और इसके अलावा गंगा नारायण सिंह को कोल और हो ट्राइब्स दोनों का जो है सपोर्ट भी मिला। और 7 फरवरी 1833 को क्या होता है कि गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या करते हैं ठाकुर चेतक सिंह, ठीक है। ठाकुर चेतक सिंह के द्वारा जो है गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी जाती है 7 फरवरी 1833 को। और ठाकुर चेतक सिंह जो हैं वो इनका सर काट के कैप्टन विल्किंसन को जो है वो देते हैं। तो भले ही इस लड़ाई में गंगा नारायण सिंह मारे जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के कान तक ये आवाज़ पहुंच जाती है कि जंगल महल में जो है कुछ चेंजेस करने की हमें आवश्यकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम संथाल रिवॉल्ट और बाकी जो सारे रिवॉल्ट्स हैं वो देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।